प्रोटेस्ट यानी कि विरोध, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद, इन सभी चीज़ों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग निभाया है हमारे इतिहास में। और लास्ट एक साल में हमने कई मेजर प्रोटेस्ट देखी हैं। रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट, जो सबसे पहले बस पंजाब में सीमित थी, अब एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट बन गई है दिल्ली की बॉर्डर्स के पास। ऐसा ही हमने एक साल पहले भी देखा था CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान। दोनों डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए प्रोटेस्ट एक तरीका होता है सिटीजन्स को ये दिखाने का कि वो नाखुश है अपनी सरकार से या फिर उनकी पॉलिसीज से। कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, जो एक थिंक टैंक है, वो एक डेटाबेस मेंटेन करती है सारी मेजर वर्ल्ड प्रोटेस्ट का 2017 से, और उन्होंने 150 से ज़्यादा प्रोटेस्ट को डॉक्यूमेंट किया है। जहां इंडिया में CAA NRC और फार्मर प्रोटेस्ट मेजर प्रोटेस्ट थी, ग्लोबली भी हमें कई मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिली है। जैसे US में ब्लैक लाइफ मैटर्स की प्रोटेस्ट, जो जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग के बाद देखने को मिली। और हांगकांग में चाइना के नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अगेंस्ट लाखों लोगों ने इन प्रोटेस्ट में भाग लिया, पर ये सारी प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं रही। तो क्या कारण है जिसकी वजह से CAA NRC प्रोटेस्ट, जिसमें इतने लाखों लोग इन्वॉल्व हुए, फिर भी उसके बाद कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं वो प्रोटेस्ट इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। वहीं प्रो जल्लीकट्टू प्रोटेस्ट, जो तमिलनाडु में देखने को मिली थी हमें, उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया नेगोशिएट करने के लिए। तो ऐसा क्यों है कि कुछ प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होती हैं पर कुछ नहीं? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अब ये समझने से पहले कि क्या कारण है कि कुछ प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होती हैं और कुछ नहीं, हमें ये जांचना होगा कि प्रोटेस्ट को मापा कैसे जाएगा कि वो सक्सेसफुल है या नहीं। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने 4 कैटेगरीज बनाई हैं इस चीज़ को मापने के लिए। फर्स्ट कैटेगरी है कि क्या एक प्रोटेस्ट ने अवेयरनेस बढ़ाई लोगों के बीच एक मुद्दे के बारे में। ये शायद आप में से कुछ लोगों को बहुत बेसिक लगेगा, पर हर प्रोटेस्ट अवेयरनेस बढ़ाने की ही कोशिश करती है। US में भी ऐसा ही देखने को मिला था जॉर्ज फ्लॉयड की प्रोटेस्ट के बारे में। ये ग्राफ दिखाते हैं कि कैसे नंबर ऑफ गूगल सर्चेस जैसे अबॉलिश पुलिस, Am I racist बहुत बढ़ गई थी। तो अब हमें पता है कि सारी प्रोटेस्ट अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करती है, पर वो इस ऑब्जेक्टिव को कैसे मीट करती है वो डिफर कर सकता है। वैसे सबसे आसान तरीका है ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, पर यह कोई अकेला तरीका नहीं है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। सड़कों पर आना अब मानो एक मामूली सी बात हो गई है। इसीलिए हमने देखा है कि इंडिया में अटेंशन पाने के लिए कई लोग प्रोटेस्ट के दौरान पुतले जलाते हैं। ध्यान बटोरने के लिए कई लोग बहुत एक्सट्रीम धमकियां भी देते हैं। जैसे 2004 में सुषमा स्वराज ने धमकी दी थी कि वो अपना सर मुंडवा देंगी अगर सोनिया गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बन गई। इसके अलावा सिंबलिज्म भी एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जैसे ऐसी फोटोज जो हमें देखने को मिली थी चिपको मूवमेंट के दौरान 1970s में, या फिर गुजरात में दलित ने वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मरी हुई गाय अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर रख दी थी, या फिर 2017 में जब किसान हड्डियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी कैटेगरी है कि क्या प्रोटेस्ट की वजह से लोगों का ओपिनियन चेंज हुआ उस मुद्दे के बारे में, क्योंकि बस अवेयरनेस बढ़ाना काफी नहीं है। कई बार प्रोटेस्ट ये चाहती हैं कि लोगों की सोच बदले हुए। जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट डीवा वुडली ने बताया कि प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में क्षमता होती है लोगों की सोच को चेंज करने के लिए। और एक रिसर्चर ने अमेरिका की सिविल राइट्स मूवमेंट्स को एनालाइज किया और ये देखा कि प्रोटेस्ट की वजह से नॉन सदर्न व्हाइट अमेरिकन की सोच एक्चुअली बदली रेशियल जस्टिस के बारे में। वहीं रिसर्च ने ये भी देखा है कि इतनी सारी प्रोटेस्ट के बावजूद क्लाइमेट चेंज पर US में पब्लिक ओपिनियन इतना चेंज नहीं हुआ है। तीसरी कैटेगरी है इंस्टीट्यूशनल चेंज। प्रोटेस्ट बस ये नहीं चाहती कि लोगों की राय बदले एक इश्यू के बारे में, बल्कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है एक लेजिस्लेशन को चेंज करना। और इसका रीसेंट एग्जाम्पल हमने देखा था अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की पॉलिसी मेकिंग कई टाइम से एक कंजर्वेटिव रोमन कैथोलिक चर्च ने डोमिनेट करी है, जिसने अबॉर्शन को अपोज किया है। पर अर्जेंटीना की यंग पॉपुलेशन इस चीज से अग्री नहीं करती, और प्रोटेस्ट की वजह से ही सरकार ने रिसेंटली अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया। और लास्ट कैटेगरी है इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंस। अब कुछ प्रोटेस्ट जैसे अर्जेंटीना की प्रोटेस्ट बस एक लेजिस्लेशन चेंज चाहती है, पर कुछ पूरी सरकार को ही गिराना चाहती है। जैसे 2019 में सूडान और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट दोनों के खिलाफ कई मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिली, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के डेटाबेस के हिसाब से 2017 से करीब 30 गवर्नमेंट्स या लीडर्स का रूल खत्म हुआ है।
अब बात करते हैं 6 चीज़ों के बारे में जो किसी भी प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल कर सकती है। सबसे पहली चीज़ है पार्टिसिपेशन। अब ये इतना साइंटिफिक नहीं है, पर जितने ज़्यादा लोग होंगे आपके प्रोटेस्ट में उतनी ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि एक प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगी। इनफैक्ट हार्वर्ड की एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च से एक 3.5% रूल के बारे में बात करी है, जिसके हिसाब से अगर किसी भी देश की 3.5% पॉपुलेशन किसी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है तो वो प्रोटेस्ट की सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब आप में से शायद कुछ लोग ये सोचेंगे कि कुछ प्रोटेस्ट में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं पर कुछ प्रोटेस्ट में इतने लोग नहीं देखने को मिलते, ऐसा क्यों है? एक फैक्टर जो प्रोटेस्ट की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकता है वो है नॉन वायलेंस। हमारे देश में महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट फिलॉसफी का एक बहुत गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से हमें बताया गया है कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एक सही तरीका है। पर इनफैक्ट ये सही नहीं बल्कि ज़्यादा इफेक्टिव तरीका भी है। अपने बुक के लिए 2 रिसर्चर्स ने 300 से ज़्यादा वायलेंट और नॉन वायलेंट कैंपेन्स का डेटा कलेक्ट किया 1900 से 2006 तक, और उन्होंने ये देखा कि नॉन वायलेंट कैंपेन्स की इफेक्टिवनेस ऑलमोस्ट डबल है। वो कहते हैं कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा हाई इसलिए होती है क्योंकि दूसरे लोगों का भाग लेना ऐसी प्रोटेस्ट में बहुत आसान हो जाता है। आपको बस सड़क पर आना है और मार्च करना है। ये बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू एक वेपन उठाना, क्योंकि वायलेंट कैंपेन ज़्यादातर फिजिकली फिट यंग मेन की डिमांड करते हैं। एक और कारण नॉन वायलेंट कैंपेन्स की सक्सेस के पीछे है कि वो दूसरे लोगों का ओपिनियन ज़्यादा आसानी से चेंज कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले बात करी थी कि प्रोटेस्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है लोगों का ओपिनियन चेंज करना। यूएस में रिसर्च ने ये देखा कि लोग ब्लैक लाइव मैटर की प्रोटेस्ट को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए राजी तब हुए जब उनको ये बताया गया कि प्रोटेस्टर्स बस स्लोगन्स चांट कर रहे थे और ना कि पुलिस के खिलाफ वायलेंस कर रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग उनकी रिसर्च की ये थी कि वायलेंट प्रोटेस्ट लोगों को दूसरी ओर खींच लेती है। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को एक मॉडरेट एंटी ट्रम्प प्रोटेस्ट दिखाई, जहां प्रोटेस्टर्स बस साइंस के साथ खड़े हुए थे और स्लोगन्स चिल्ला रहे थे, और दूसरे लोगों को उन्होंने एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई एक एक्सट्रीम प्रोटेस्ट के बारे में, जहां प्रोटेस्टर्स ट्रैफिक जैम कर रहे थे और ट्रम्प सपोर्टर्स को रोक रहे थे उनकी रैली में पहुंचने से। जिन लोगों को एक्सट्रीम एंटी ट्रम्प प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया वो एक्चुअली ट्रम्प को और सपोर्ट करने लग गए, जो दिखाता है कि वायलेंट प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नेगेटिव हो सकता है। और ऐसी वायलेंट प्रोटेस्ट का असर हम इलेक्शंस में भी देख सकते हैं। जैसे एक स्टडी ने दिखाया कि 1960s में वायलेंट सिविल राइट प्रोटेस्ट की वजह से रिपब्लिकन्स, जो सिविल राइट्स मूवमेंट के दूसरी ओर थे, वो एक्चुअली 1969 का इलेक्शन जीत गए थे। 600 people were made homeless. There was some looting, but at least this time no one was killed. तीसरा पॉइंट है कि आप कौन सा मुद्दा उठाते हैं प्रोटेस्ट के लिए। अभी लगता बहुत आसान है पर एक्चुअली लोगों को एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये मुद्दा बहुत नैरो भी नहीं होना चाहिए और बहुत ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए। अब नैरो इश्यू प्रोटेस्ट का उदाहरण ये हुआ कि आपने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करी अपने घर के आगे रोड पर गड्ढों के बारे में। उस प्रोटेस्ट में आसपास के लोग तो शामिल हो जाएंगे पर वाइड पार्टिसिपेशन शायद ही आपको मिलेगी। पर ब्रॉड प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल हुआ कि आपने इकोनॉमी के बारे में प्रोटेस्ट स्टार्ट करी। अब इकोनॉमी का मुद्दा बहुत ब्रॉड है। अगर आप एक स्पेसिफिक मुद्दा लेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स का हो या फिर महंगाई का हो, वो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट प्रोटेस्ट में। इंडिया में आपको कई बार सुनने को मिलेगा कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी प्रोटेस्ट से दूर रखना चाहते हैं, और उसके पीछे ये कारण है कि हमारा ट्रस्ट पॉलिटिशियंस में बहुत कम है। इनफैक्ट 2018 के एक सर्वे के हिसाब से इंडियंस का भरोसा आर्मी में सबसे ज़्यादा था और पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे कम। और ये हम फार्मर प्रोटेस्ट में भी देख सकते हैं, जहाँ प्रोटेस्टर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं और ना कि किसी ऑपोजिशन पार्टी को इन्वॉल्व करके। पर बिना पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट के इंस्टीट्यूशनल चेंज क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कुछ हद तक बहुत काम आती है प्रोटेस्ट में। जैसे यूएस में 2 रिसर्चर्स ने दिखाया कि कैसे एंटी इराक वॉर प्रोटेस्ट अल्टीमेटली बराक ओबामा के प्रेसिडेंशियल कैंपेन का एक पार्ट बन गई थी। ऐसा ही हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में भी देखा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी की फॉर्मेशन हुई। इंडिया में फार्मर मूवमेंट और सीएए एनआरसी मूवमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज को दूर रखा है, पर 1974 की जेपी मूवमेंट में ऐसा देखने को नहीं मिला था, जहां स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पॉलिटिकल सपोर्ट मांगा था ऑपोजिशन पार्टीज से। अब एक कारण जिसकी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट या फिर सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट ने ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट नहीं लिया है, वो ये हो सकता है कि उनका भरोसा ही नहीं है कि वो पार्टीज कोई भी चेंज ला सकती है। फिफ्थ पॉइंट है इशू फ्रेमिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के दौर में हम में से कई लोग 2 भागों में बट गए हैं, प्रो मोदी, एंटी मोदी, प्रो ट्रम्प, एंटी ट्रम्प। पर किसी भी प्रोटेस्ट की सक्सेस के लिए
हमें दूसरे ग्रुप का भी सपोर्ट चाहिए होता है। इसीलिए किसी भी प्रोटेस्ट को एंटी मोदी या फिर प्रो मोदी नहीं फ्रेम करना चाहिए, बल्कि उसको मुद्दे के बारे में बनाना चाहिए, ना कि किसी की पर्सनालिटी या फिर पर्सनल लाइफ के बारे में। यूएस के रिसर्चर्स ने ऐसी ही बात एंटी ट्रम्प प्रोटेस्ट के बारे में करी है और कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने एग्जाम्पल दिया है सिल्वियो बर्लुस्कोनी का, जो इटली के कई साल से प्राइम मिनिस्टर थे और एक कारण था कि ऑपोजिशन ने पर्सनल अटैक्स करे थे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी एक्चुअली इंक्रीज कर गई थी। और लास्ट पॉइंट है कि प्रोटेस्ट के दौरान बस चिल्लाना या बात करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसको एक्शंस में भी तब्दील करना इंपॉर्टेंट है। आज के सोशल मीडिया के दौर में मीडिया और लोगों का अटेंशन खींचने के लिए प्रोटेस्टर्स को कंसिस्टेंटली क्रिएटिव होना चाहिए। और जैसे एक रिसर्चर ने बताया कि उनको कंसिस्टेंटली डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करनी चाहिए। ये डिफरेंट टैक्टिक्स अटेंशन पाने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रोटेस्टर्स का मनोबल मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जैसे एक रिसर्चर ने बताया कि बस 2 दिन प्रोटेस्ट करने से कोई मेजर इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं क्रिएट होता। प्रोटेस्टर्स को कंसिस्टेंटली डिफरेंट चीजें करनी पड़ेंगी और इसका हम इतिहास से उदाहरण ले सकते हैं। जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी, जिसमें लोग बस मार्च ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने टाइटल्स से रिजाइन कर रहे थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स, गवर्नमेंट सर्विस, फॉरेन गुड्स और इलेक्शन से बॉयकॉट कर रहे थे और अपने टैक्सेस पे करने से भी मना कर दिया था उन्होंने। और ऐसी डिफरेंट टैक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट 1 या 2 दिन में चेंज नहीं क्रिएट करती, बल्कि बहुत महीने या फिर सालों लग सकते हैं उस चेंज के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेस्टर्स का मोमेंटम बनाए रखना। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसके बावजूद कि अगर एक प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट है और बहुत पॉपुलर है, कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगी। हमारी सरकारें बहुत पावरफुल हैं, उनके पास बहुत सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रोटेस्ट को दबा सकती हैं। जैसे अरब स्प्रिंग के दौरान बहरीन में करीब 1/3 सिटीजन्स कई महीनों तक मार्च कर रहे थे, पर सरकार ने अरेस्ट, टॉर्चर और एग्जीक्यूशंस के साथ रिस्पॉन्ड किया, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट फाइनली खत्म हो गई। 1989 में चाइना में करीब 10 लाख लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए, पर चाइनीज गवर्नमेंट ने एस्टिमेट्स के हिसाब से हजारों प्रोटेस्टर्स को मार डाला। इंडिया में भी एनआरसी सीए प्रोटेस्ट बहुत पॉपुलर रही, पर यह आर्ग्यूबल है कि वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही। इसके बावजूद कि कुछ लोग शायद बोल सकते हैं कि क्योंकि अभी तक एनआरसी या फिर सीए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा है, जिसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी। अब फाइनली इस वीडियो का मैसेज क्या है? क्या प्रोटेस्ट काम करती हैं? हाँ, वो करती हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे और 2 दिन मार्च करोगे तो उससे चेंज होगा। तो सक्सेसफुल प्रोटेस्ट के लिए लोगों को एक इश्यू पर फोकस करना चाहिए और ना कि किसी एक लीडर पर। उनको उन प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंट रखना चाहिए और दूसरे लोगों को वेलकम करना चाहिए, चाहे वो आपकी आइडियोलॉजी से अग्री ना करे। अब इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, पर इन चीज़ों की वजह से एक पॉजिटिव सोसाइटल चेंज की संभावना और बढ़ जाती है।